हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं वेव ऑप्टिक्स के सेशन में। बेटा वेव ऑप्टिक्स में 4 टॉपिक है। एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक इंटरफेरेंस है। इन दो में से एक क्वेश्चन हर एक साल आता है। एक है मेलस लॉ, एक है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन और एक है ब्रिस्टर एंगल। तो ये मेलस लॉ 3-4 मिनट में, ब्रिस्टर एंगल 3-4 मिनट में, और डिफ्रैक्शन YDAC का बिल्कुल उल्टा कंडीशन होता है तो वो 5 मिनट में। तो ये 5 3 8 3 11 और 10 इधर, तो लगभग 20 से 25 मिनट का सेशन में पूरा कंप्लीट अपन कर रहे होंगे। देख लेते हैं एक बार, आप लोग PDF से पहले देख लीजिएगा। अगर कोई भी लेक्चर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं, उसमें सब समझ में आ गया तो कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने का, मत देखना, मैं दे देता हूं बस ताकि तुम लोगों के पास पहुंच जाए। चलो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक थ्योरी आया, वेव फ्रंट का थ्योरी दिया हाइजेंस ने। उसने बोला कि वेव फ्रंट क्या होता है, एक लोकस होता है ऐसे पॉइंट का जो सेम फेज में हो। तो ये याद रखना है, वेव फ्रंट लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स होता है हैविंग सेम फेज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास बहुत तरीके का वेव फ्रंट होता है। जैसे हमारे पास है वेव फ्रंट स्फेरिकल। वो कैसे बनता है, पॉइंट चार्ज के चलते, पॉइंट सोर्स के चलते एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। पॉइंट सोर्स के चलते तो होता क्या है, हमेशा लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। लाइट जो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे लाइट इधर भी जाएगा, तेरी तरफ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी। तो सेम फेज वाला पॉइंट एक स्फेरिकल मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के चलते स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है और वेव फ्रंट के ऊपर रे ऑफ लाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हमेशा लाइन सोर्स के चलते होता है, और दूसरा प्लेन वेव फ्रंट प्लेनार लाइन के चलते प्लेन वेव फ्रंट होता है। ये वेव फ्रंट क्या बताता है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गया वेव फ्रंट क्या होगा। अब यहां पे हाइजेंस ने एक कंस्ट्रक्शन किया। उसने बोला, ये वाला लॉ दिया उसने। उसने बोला कि ये एक प्राइमरी सोर्स है जहां से लाइट निकल रही है। फिर वो जो वेव है, जैसे कि यहां से लाइट वेव निकली ऐसे, फिर यहां से लाइट वेव निकली ऐसे, यहां से लाइट वेव निकली थी ऐसे, तो ये सब पॉइंट्स क्या है, सेम फेज में है। तो इसने एक लॉ दिया, कौन, हाइजेंस ने। तो इसका प्रिंसिपल का ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसने बोला कि ये है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के बाद जो सेम फेज वाले पॉइंट्स होते हैं उसको हमने बोला वेव फ्रंट। और इसने बोला कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट होता है। तो ये याद रखेंगे अपन, क्लियर हो गया ना। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट को उसने एक और सोर्स बना दिया था, और इसका फायदा ये हुआ कि हम बहुत अच्छे तरीके से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझ पाए थे। ठीक है ना। तो वेव में हाइजेंस का बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था वेव ऑप्टिक्स में। चलिए ये याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वेव फ्रंट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 5-x। अब ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ है। c यहां पे 5 पे है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है y एक्सिस का, और स्लोप बेटा निगेटिव है। निगेटिव का -1 का स्लोप का मिलता है एंगल 135 डिग्री। क्योंकि स्लोप यहां पे कितना है, जल्दी से बताओ, स्लोप है -1, वो कितने पे होता है, tan 135 डिग्री पे। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। थीटा क्या हुआ, 135 डिग्री, निगेटिव -1 में कितना होता है, 135। तो ये जो है वो क्या है, किसका है इक्वेशन, वेव फ्रंट का। तो 5 y इंटरसेप्ट हो गया और ये 135 डिग्री के एंगल हो गया। बोल रहा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मैंने क्या बोला, लाइट वेव हमेशा इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी, इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। परपेंडिकुलर नहीं बन पाया क्या, परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। तो ये है डायरेक्शन, तो ये एंगल हो गया 90। तो हमेशा वेव फ्रंट पे लाइट वेव 90 डिग्री पे जाता है। तो ये एंगल कितना हुआ बताओ मुझे, ये
ये होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। तो क्या हुआ, 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ सकता है बेटा। तो वेव फ्रंट पे इस क्वेश्चन को करने के बाद अपन एक और चीज देखते हैं। देखो जरा सा ध्यान से, ये जो वेव थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन नहीं करता है। तो वेव थ्योरी डिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन करता ही है, पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है, ये पार्टिकल थ्योरी करता है। और कॉम्पटन इफेक्ट को भी वेव करता है, क्योंकि वहां पे वेव नेचर ही एक्सप्लेन हुआ था कॉम्पटन के द्वारा। ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब पूछ सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ था। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। तो किधर है आंसर 1, 2, 3, वो देखो 1, 2 यहां पे है, बहुत बढ़िया। 4 तो होता नहीं है, 4 है तो गलत है। 4 तो होता नहीं है, 4 है तो गलत है। अब 2 और 3 है, तो ऐसे में लफड़ा पला हुआ है। तो सबसे बेस्ट आंसर है पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। तो इन दोनों के ऑप्शंस को ढंग से देखना, ये थोड़ा सा हिला हुआ क्वेश्चन में से एक है, तो यहां पे ये वाला चीज छोड़ दो। वैसे कॉम्पटन इफेक्ट से हुआ क्या था जानते हो, वेवलेंथ में डिफरेंस पता चला था, शिफ्ट इन द वेवलेंथ बताया था कॉम्पटन ने। तो ये सिलेबस में नहीं है। तो अगर मैं इसको कॉम्पटन को हटा देता हूं तो थर्ड हट गया, तो बच गया सिर्फ 4 जो गलत हो जाएगा। थर्ड हट गया तो बच गया सेकंड। तो आंसर क्या होगा इसमें से, फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड बेस्ट आंसर नहीं है, बेस्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन होता है और डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन होता है वेव थ्योरी से। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा ठीक कर दिया तुम्हारे लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है इस चैप्टर में बेटा, सीधा इधर ध्यान देना तुम लोग। कौन सा, एक लॉ है कॉल्ड मेलस लॉ और ब्रिस्टर एंगल। दो चीज मैं पढ़ाता हूं अभी, मेलस लॉ पढ़ाता हूं और ब्रिस्टर एंगल पढ़ाता हूं, तो पूरा अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं तुम्हें मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या बोलता है कि कभी भी अगर कोई लाइट है तो लाइट क्या करती है, हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहा होता है, हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहा होता है। तो अगर मैं एक निकोल प्रिज्म से इसी के पास करवाऊं तो इसका जो मल्टीपल डायरेक्शन का ऑसिलेशन है इसको एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कराने लगता है। तो लाइट में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बराबर बराबर इंटेंसिटी होता है। लेकिन जब इसको एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं या पोलराइजर या एनालाइजर से पास कराते हैं, सुनना ध्यान से मेरा बात, तो इसका जो इंटेंसिटी होता है वो आधा हो जाता है यदि यह अनपोलराइज्ड लाइट है। सुनना ध्यान से, यानी कि इसने क्या बोला मेलस ने, कि अगर तुम निकोल प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के मल्टीपल वाइब्रेशन को खत्म करके एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा देता है, तो इंटेंसिटी जो है आई नॉट वो आधा हो जाता है। अब मेलस बोला कि अगर कोई भी एनालाइजर यहां पे लगा दो जो ऑलरेडी किसी एंगल पे है, तब जब ये लाइट इससे पास करता है तो फाइनल इंटेंसिटी जो होता है वो ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसका इंटेंसिटी और कॉस स्क्वायर थीटा के फंक्शन में होता है। क्या बात समझ में आई? पहले अनपोलराइज्ड लाइट है और पास करेगा तो सीधा इंटेंसिटी आधा होगा, आधा होते ही ये लाइट पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड लाइट अगर फिर से किसी दूसरे एनालाइजर या पोलराइजर से पास किया तो उसका इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के फंक्शन में होता है। कोई परेशानी नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया ना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाया। जैसे कि देखो अभी बहुत प्यार से तुमको 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कराता हूं, मजा आएगा तुम्हें, और तुम्हें तुरंत से ये क्वेश्चन दे देगा, कहां पे, एग्जाम का क्वेश्चन दे देगा। जल्दी से आ जाओ यहां पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। बोल रहा है अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, ऑलरेडी ये लाइट पोलराइज्ड है, देख लो, इंसिडेंट ऑन अ पोलराइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेकिंग एंगल 60 डिग्री। अब ये एंगल कितना बोल दिया, 60 डिग्री। तो पहली बात तो ये पोलराइज्ड लाइट अगर है तो इसके इंटेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनपोलराइज्ड लाइट होता तो आधा हो जाता।
बोल रहा है 60 डिग्री विद द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइड, द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट लाइट। तो यहां से जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, ये होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि आई नॉट बाय 4। आया बात समझ में? बड़ा आसान सा लॉ है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब और मजा आएगा, तुम्हें पढ़ो इसको। बोल रहा है टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये P1 और ये P2 दोनों को परपेंडिकुलर रख दिया। बोल रहा है अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इंसिडेंट ऑन P1। तो अनपोलराइज्ड लाइट जब भी होगा तो हमेशा इंटेंसिटी क्या कर देगा, आधा। फिर बोल रहा है अ थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट बिटवीन P1 एंड P2। थर्ड पोलराइड जो होगा P3 वो इन दोनों के बीच में रख दिया P1 एंड P2 सच दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। अब 90 डिग्री के बीच में 45 पे रखा तो ये भी हो जाएगा 45 विद द P1 से 45 डिग्री पे तीसरा रख दिया। बोल रहा है द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, इससे निकलने वाले लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा। तो पहले आई नॉट अनपोलराइज्ड है तो ये आधा कर देगा, फिर यहां से जब निकलेगा तो ये तो यही रहेगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर 45। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, तो ये आई नॉट बाई 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4। देख रहे हो क्या हो जाएगा आई नॉट बाई 4। फिर ये आई नॉट बाई 4 जो यहां से आया है ये यहां से पास करेगा तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4 कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा आई नॉट बाई 8, यानी कि इंटेंसिटी कितना हो गया आई नॉट बाई 8। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है जो क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ब्रिस्टर एंगल। कौन सा एंगल, ब्रिस्टर एंगल। ब्रिस्टर एंगल क्या है इसको समझो। ये ब्रिस्टर नाम का साइंटिस्ट ने दिया, इसने बताया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू भी लाइट पोलराइज हो जाता है। तो ब्रिस्टर ने क्या बोला, अगर कोई भी एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और आप इस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कोई लाइट को इंसिडेंस करवाए हो, तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, इसलिए आई आई लिख दिया मैंने, और ये रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। तो ये लाइट यदि यहां पे ऐसे चले जाए कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ये पूरा पोलराइज्ड लाइट हो जाता है। किसने बोला, ब्रिस्टर ने। पढ़ो, बोल रहा है व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक्स एट एन पोलराइजिंग एंगल, दिस एंगल इज स्पेशल एंगल कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। जब ये पोलराइजिंग एंगल होगा तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कहां से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में होना चाहिए, सच दैट, इसको मैं प्रूफ करता हूं, अभी रुक जाओ, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो तुमसे पूछेगा कौन सा लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हुआ, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है। तो पूछेगा बताओ ये एंगल कितना हुआ। तो अब ये वाला लाइन देखो जरा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का एंगल है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये जो थीटा पी है, ये वाला, ये आई थीटा पी है तो ये भी थीटा पी हो जाएगा पोलराइजिंग एंगल। तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन सब का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल थीटा पी प्लस आर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आर क्या होगा, 180 माइनस 90, तो ये कितना हो गया 90,
ये 90 उधर गया, और माइनस थीटा पी, यानी कि ये जो आर है वो 90 माइनस थीटा पी के बराबर हो जाता है। अब अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दूं तो मैं लिखूंगा 1 साइन थीटा पी, क्योंकि ये आई है थीटा पी, तो मैं क्या लिखूंगा 1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू साइन आर और म्यू साइन 90 माइनस थीटा पी। तो ये क्या होगा देखो, साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा पी, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा नीचे करोगे तो होगा टेन थीटा पी। तो टेन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू, देयरफॉर ये पोलराइजिंग एंगल होता है टेन इनवर्स ऑफ म्यू। तो अगर कोई एंगल टेन इनवर्स म्यू पे स्ट्राइक करे तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो फुल्ली पोलराइज्ड होगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। लेकिन ये तब होता है जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये ब्रिस्टर लॉ भी हमने समझ लिया अच्छे से। अब पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया सा चीज, क्या है वो सर, ये देखो क्वेश्चन पूछेगा ब्रिस्टर एंगल इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कभी क्या पढ़ाया tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्या बिल्कुल आ सकता है। अब पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सपोज करो मैं अब तुम्हें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूं, जिसमें से दो स्लिट होता है, ये लाइट दोनों मिलता है, दोनों मिलके एक नया इंटेंसिटी बना देता है। तो लाइट है तो वेव का तरह इक्वेशन होता है a1 साइन ओमेगा टी, जहां पे a1 एम्पलीट्यूड है, दूसरे का एम्पलीट्यूड a2 है। तो अगर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई है तो इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल वेक्टर की तरह होता है, ये बताया भी था इसी पढ़ाने में। तो ये होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2n a2 cos फाई। अब यदि ये दोनों अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है 2a cos थीटा बाय 2। तो यहां से एक बड़ा ही जबरदस्त चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये जो स्लिट विड्थ है, ये जो स्लिट विड्थ है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो विड्थ W1 बाय W2 I1 बाय I2 होता है, और इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला तैयार होता है, विड्थ का रेशियो इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है और वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम हो सकता है, ये मिनिमम हो सकता है। जब ये एंगल cos थीटा का वैल्यू मिनिमम हो तब ये मिनिमम होता है, जब ये cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो तब ये मैक्सिमम होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि क्या आया, जल्दी से बताओ, कि मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन आ गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमा के लिए cos थीटा का 1 होता है, तो फाई का वैल्यू होता है 2n पाई। जब फाई cos फाई 2n पाई होता है तो यह हमेशा मैक्सिमम देता है। और एक संबंध है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, क्या, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो यहां से अगर डेल फाई हमारे पास पता चल गया 2n पाई, तो हमें पाथ डिफरेंस पता चलता है n लैम्डा। यानी कि मैक्सिमा का दो कंडीशन है, फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए। ऐसे केस में एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है वो a1 प्लस a2 होता है, और इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होता है वो रूट अंडर i1 प्लस रूट अंडर i2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको जब तुम आगे बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी का मैक्सिमम तो बता दिया, अब इंटेंसिटी का मिनिमम रूट अंडर i1 माइनस रूट अंडर i2 होता है, और एम्पलीट्यूड का मिनिमम a1 माइनस a2 होता है। मिनिमा का कंडीशन क्या होगा, जब cos का -1 वैल्यू होगा, उस केस में फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई होता है और पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहां से पाथ डिफरेंस ऑड लैम्डा बाय 2 में है, 1 3 5 7 ऐसे मिनिमा के केस में। लेकिन मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा में होता है। तो यहां से अगर मैं लिखूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्या, कि इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम। तो इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर,
तो इंटेंसिटी का रेशियो होगा ए मैक्स बाय ए मीन का होल स्क्वायर। ए मैक्स होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ए मीन होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब मैं जान के A2 से डिवाइड कर दिया, A2 से डिवाइड कर दिया, A2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में A1 A2 का रेशियो दे देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में A1 A2 का रेशियो दे देता है, और वैसे ही इंटेंसिटी में रूट अंडर I2 से दिया, तो क्वेश्चन में रूट अंडर I1 I2 का भी रेशियो दे देता है। तो तुरंत से इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकल जाता है, या तुरंत से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो निकल जाता है। और एक फॉर्मूला मैंने बताया कि इंटेंसिटी का रेशियो विड्थ के रेशियो में होता है, और वही एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इससे एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अगला, इंटरफेरेंस वाला। देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है दो वेव है, तो y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी। तो कल बताया था कि फेज डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि साइन बराबर है या नहीं है। तो इसमें दोनों को घटा दो, इसमें से इसको घटाओगे तो पाई बाय 3 हुआ, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो A1 कितना है 4, A2 कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। सॉल्व करेंगे तो आंसर 6 के बराबर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। बोल रहा है इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो 1:1। तो W1 बाय W2 क्या हो गया 1/9। यही मैंने बताया इंटेंसिटी का रेशियो हो गया। तो I1 बाय I2 1/9 के बराबर हो गया। तो रूट अंडर I1 I2 किसके बराबर हो गया 1/3 के बराबर हो गया। बोलो हाँ है ना, हाँ सर। तो अभी इसने क्या पूछा कि मिनिमम इंटेंसिटी बाय मैक्सिमम पूछो। तो मिनिमम पूछा तो रूट अंडर I1 I2 -1, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखा है ऊपर, और मैक्सिमम रूट अंडर I1 I2 +1। तो रूट अंडर I1 I2 का वैल्यू सीधा मिल जाता है, तो ये हो गया 1/3 -1 बाय 1/3 +1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो आ गया 1:4। ये क्वेश्चन कम से 10 बार आया हुआ है नीट में। अच्छा, अगला ऐसे ही एक क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया बताया मैंने। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला ऊपर में बताया था किसका, एम्पलीट्यूड का। ऐसे ही एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, वो है I1 प्लस I2 प्लस 2Y1 I2 cos फाई। तो यहां पे बोल रहा है दो बीम है I और 4I इंटेंसिटी का, जिसके बीच का फेज डिफरेंस π/2 है, और दूसरे जगह का फेज डिफरेंस 2π है। तो बोल रहा है फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो मैं एक जगह का इंटेंसिटी निकाल लिया π/2 फेज पे, दूसरे जगह का इंटेंसिटी निकाल लिया 2π वाले पे, और दोनों को घटा दिया तो आंसर निकल गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। I1 और I2 का रेशियो 4:1 है। पूछा है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर I1 I2, क्योंकि I1 I2 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो I1 I2 4/1 है, तो 4/1 का रूट होगा 2/1, तो आंसर हो गया 2:1। तो इंटेंसिटी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि दो स्लिट लिया, स्लिट होता है स्मॉल नैरो होल, उसको एक डिस्टेंस पे रख दिया। ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस का। तो यंग ने देखा कि ये दोनों वेव मिलके मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, मतलब ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, इस तरीके से कंसेक्यूटिव बनाता चला जाता है। जिसमें से जो ब्राइट फ्रिंज होता है उसका इंटेंसिटी 4I0 होता है यदि लाइट में भेजने वाला यहां पे और यहां पे दोनों इंटेंसिटी बराबर हो तो, और डार्क का इंटेंसिटी 0 होता है, इसीलिए वो डार्क है। तो यहां से हम निकालते हैं कंडीशन पाथ डिफरेंस का, किसके चलते, मैक्सिमा और मिनिमा के चलते। पाथ का मतलब होता है रास्ता, तो पाथ डिफरेंस होता है dy/d, जहां पे ये d है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, और ये d है स्क्रीन और स्लिट का बीच का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस होता है dy/d। यदि अभी तुरंत ऊपर मैंने कंडीशन फॉर मैक्सिमा पढ़ाया, कंडीशन फॉर मिनिमा पढ़ाया, क्या
कि अगर पाथ डिफरेंस एल लैम्डा हो तो मैक्सिमा होता है। तो यहां से कंडीशन मैक्सिमा का निकलता है एल लैम्डा डी बाई डी। तो पहला मैक्सिमा के लिए एन का वैल्यू 1, दूसरा मैक्सिमा के लिए एन का वैल्यू 2। तो पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से मैक्सिमा होता है। इसी तरीके से मिनिमा या डार्क फ्रिंज या मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमा या मैक्सिमम इंटेंसिटी या ब्राइट फ्रिंज एक ही चीज हो गया। मिनिमा का कंडीशन अभी तुरंत ऊपर में लिखा था पार्ट डिफरेंस का 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से मिनिमम का कंडीशन निकला 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। तो पहला मिनिमा मिलेगा लैम्डा डी बाई 2a पे, दूसरा मिलेगा 3 लैम्डा, यहां पे ऑड मिलेगा 1 लैम्डा डी बाई 2d पे, 3 लैम्डा डी बाई 2d पे, 5 लैम्डा डी बाई 2d पे। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है और दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है। तो जो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट को अगर घटाया तो जो डार्क का विड्थ है वो मिलता है। तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये डार्क का फ्रिंज विड्थ है जो लैम्डा डी बाई डी है। और दो डार्क के बीच में ब्राइट था तो इसमें से इसको घटाया तो ब्राइट का फ्रिंज विड्थ मिलता है जो लैम्डा डी बाई डी है। ये दोनों बराबर होता है। यानी कि मैंने तुम्हें बताया कि ब्राइट का और डार्क का दोनों का फ्रिंज विड्थ बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे वाईडीएससी का 2020 में पूछा, बोल रहा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ्ड। मतलब कोहेरेंट सोर्सेस ये दोनों स्लिट विड्थ की बात कर रहा है, ये आधा कर दिया, और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल्ड। तो क्या पूछा, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो बोला है पहले का फ्रिंज विड्थ और दूसरे का फ्रिंज विड्थ। तो बोला नया वाला फ्रिंज विड्थ बताओ। तो पहले मैंने पुराना वाला फ्रिंज विड्थ निकाल लिया, फिर नया वाला फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए तो फ्रिंज विड्थ अभी तुरंत क्या सिखाया मैंने ऊपर, लैम्डा डी बाई डी। तो मैंने इसमें क्या किया, इस डी का वैल्यू को डी बाई 2 रखा, इस डी का वैल्यू को 2d रखा। देखो लैम्डा डी बाई डी, तो डी का वैल्यू को 2d रखा और स्मॉल डी का वैल्यू डी बाई 2 कर दिया। और ये पुराना वाला फ्रिंज विड्थ था, दोनों का रेशियो लिया तो ये 4 हो गया। तो नया वाला फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स बीटा हो गया। तो यंग डबल स्लिट के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि 2-3 क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से यहां पे सॉल्व करके तुम्हें दिखाया हुआ है। तो प्लीज ये सब क्वेश्चन PYQ है एग्जैक्ट, आप लोग जरूर इसको तीनों को कर लेंगे। अब एक चीज बता रहा हूं मैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन को बड़ा प्यार से मैं समझाता हूं कि ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। तो जो यंग डबल स्लिट में मैक्सिमा का कंडीशन है वो यहां पे मिनिमा का कंडीशन होता है, और जो यंग डबल स्लिट में मिनिमा का कंडीशन है वो यहां पे मैक्सिमा का कंडीशन होता है। अब यहां पे क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट होता है इसका विड्थ बाकी सारे ब्राइट से डबल होता है। ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले यहां पे देखो कंडीशन मैक्सिमा का क्या है। यहां मैक्सिमा का कंडीशन जो है वो वहां के मिनिमा का कंडीशन है। तो वहां पे हम यहां पे लिखेंगे क्या, ये क्या है, ये एक तुम्हारे पास जो रे को तुमने एक ऑब्स्टिकल या फिर ये जो सेपरेशन है, मतलब यहां पे सिंगल स्लिट है, ये स्लिट विड्थ है। यहां पे वहां पे स्लिट सेपरेशन होता है, वहां पे एक स्लिट और दोनों स्लिट के बीच की दूरी होती है d। यहां पे ये d नहीं है, यहां पे ये छोटा सा स्लिट जो है इसके बीच का दूरी को बोल रहा है यहां पे a। तो यहां पे मैक्सिमा का कंडीशन होगा a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो ये एंगुलर पोजीशन है मैक्सिमा का, फर्स्ट मैक्सिमा का, कितना 3 लैम्डा बाई 2 है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, बस इतना मेरा लाइन याद रखना, वहां का मैक्सिमा यहां का मिनिमा, वहां का मिनिमा यहां का मैक्सिमा। वहां का मिनिमा में क्या था 2n+1 लैम्डा 2, तो n का वैल्यू 1 रखा तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 3, तो 3 लैम्डा बाई 2 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, और वहां का मिनिमा मैक्सिमा क्या था n लैम्डा, तो यहां का मिनिमा क्या होगा n लैम्डा। दोनों एक्सचेंज हो गया, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वहां d sin थीटा लिखते थे पार्ट डिफरेंस, यहां पे a sin थीटा लिखते हैं।
और ये एंगल बहुत छोटा छोटा होता है, तो इसीलिए साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। तो यहां पे एंगुलर पोजीशन लिखते हैं, तो यहां पे मिनिमा का एंगुलर पोजीशन है एन लैम्डा बाय ए और मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन है 3 लैम्डा बाय 2 ए। अब दूसरा यहां पे क्या चीज मैंने निकाला है, ये तो वही चीज लिखा हुआ है जो अभी बोला, ये वही चीज लिखा हुआ है जो अभी बोला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो लीनियर विड्थ होता है इसका, वो बाकी जितने भी विड्थ होते हैं उसका डबल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट मिनिमा जो है वो लैम्डा डी बाई ए पे आता है। कहां से निकाला सर? अभी जो ऊपर में लिखा है ना, वहीं से निकाला। ये लो, यहीं से निकाला हुआ है, ये लो, यहीं से निकाला हुआ है, ठीक है बिल्कुल। तो ये क्या किया सर, कैसे निकाला आपने? तो इस इक्वेशन में लगा के निकाला। देखो यहां से थीटा पोजीशन पे, तो टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा के बराबर। तो टेन थीटा क्या होगा? पी बाय बी। तो पी क्या है? वाई। बी क्या है? डी। और टेन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए अभी मैंने लिखा था एन लैम्डा बाय ए, तो एन का वैल्यू 1 रखा, तो लैम्डा बाय ए। तो लैम्डा बाय ए इज इक्वल टू वाई बाय डी। तो वाई क्या होगा? लैम्डा डी बाय ए। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो एंगुलर पोजीशन यहां से हम निकाले हैं, लीनियर पोजीशन वाई, वो लैम्डा डी बाय ए है। तो ऊपर में भी लैम्डा डी बाय ए पे मिलता है फर्स्ट मिनिमा, और नीचे भी लैम्डा डी बाय ए पे मिलता है फर्स्ट मिनिमा। यानी कि ये मिनिमा और मिनिमा, तो इसके बीच में मैक्सिमा, जिसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद इंटेंसिटी घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। और ये जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहां पे वो सबसे ज्यादा विड्थ होता है और बाकियों के विड्थ का डबल होता है, और बाकी सारे विड्थ्स बराबर होते हैं, लैम्डा डी बाई ए, लैम्डा डी बाई ए, लैम्डा डी बाई ए, लैम्डा डी बाई ए सब। लेकिन ये 2 लैम्डा डी बाई ए होता है। इतना ज्ञान इनफ है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। तो 2 क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पे सब कुछ मैंने लिख और समझा दिया है, तो आप लोग पहले अगर इसको थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन 2004 में सेम क्वेश्चन पे है कि थीटा अभी तुरंत मैंने बताया था y बाई डी होगा और वो लैम्डा बाई ए होगा, तो y इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई। तो यही पूछा था कि सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस बताओ, तो ये y ऊपर और y नीचे, तो 2y हो गया। तो अभी पढ़ाया था 2 लैम्डा डी बाई ए होता है, तो 2 लैम्डा डी बाई ए होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। और एक क्वेश्चन यहां पे फॉर्मूला डायरेक्ट 2 लैम्डा डी बाई ए का वैल्यू निकालने वाला। तो बच्चों थैंक यू सो मच। वेव ऑप्टिक्स में इतना अगर आपने कर लिया तो कल के डेट में आपके पास क्वेश्चंस 1 या 2 जो भी पूछेगा वो करोगे। इंटरफेरेंस वाला, रेशियो वाला खूब पूछता है। वाईडीएससी में जो मैंने एक क्वेश्चन कराया उसके नीचे 3-4 सॉल्व क्वेश्चन है, वो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है यार, आपका बहुत भला होगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 100 मार्क्स करवा के छोड़ूंगा, मैंने 100 मार्क्स की तैयारी आप लोगों को करवाई है। आप लोगों को पूरा रे ऑप्टिक्स करवाया है, जिसमें कि मैंने एक चीज नहीं करवाया है, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला और टेलीस्कोप का। तो अगर आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का फॉर्मूला जान सकते हैं तो बड़ा ही अच्छा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो दो दीजिएगा। तो इधर 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से जरूर आएगा। वेव ऑप्टिक्स से मैंने बोला था 1 या 2 आएगा, तो टोटल मैं मान के चलता हूं 5 क्वेश्चन इधर से तैयार हुआ। मॉडर्न फिजिक्स पूरा डिटेल में दिया हूं मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। तो कैसा भी कुछ होगा ना, तो भी 6 क्वेश्चन उधर से बनेगा ही बनेगा। तो 12 क्वेश्चन इधर से तैयारी हो गया, तो टोटल 48 मार्क्स की तैयारी मैंने तुम्हें आज करवाई है और उस दिन करवाया। उसके बाद मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाया है, उसमें से 3 क्वेश्चन तो जरूर आना ही आना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 3 क्वेश्चन अगर आ गया है, और तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाया जिसमें से 5 क्वेश्चन की तैयारी में बोला था, जिसमें 4 आएगा ही आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट मान के अगर मान लो 3 और 4 7 क्वेश्चन भी आता है, तो इधर 48 मार्क्स हो गया, और 7 4 या 28 और हो गया। तो 48 में से 2 50 और 26 कितना हो गया? 76 मार्क्स हो गया। उसके बाद मैंने तुम्हें काइनेमेटिक्स करवाया था जिसमें 2 क्वेश्चन हो गया, तो 76 और 8 जो हो गया वो 84 मार्क्स हो गया। उसके बाद मैंने तुम्हें ईएम वेव कराए हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कराए हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट से 1-2 क्वेश्चन, ईएम वेव से 1 क्वेश्चन, तो उधर से हो गया 2 और 1, इधर से हो गया 3 क्वेश्चन, तो फिर से 12 मार्क्स। तो 84 और 12 कितने हो गए? 86, 10 96 मार्क्स।
और एक क्वेश्चन अब कहां से कराएंगे सर आप, करवा तो दिए हैं सारा कुछ। और मैंने क्या पढ़ाया है तुम लोगों को, तुम्हें कुछ तो पढ़ाया है मैंने, ऐसा जल्दी बताओ। तो अब एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा कहीं ना कहीं से ज्यादा, ठीक है। तो बच्चों 3 दिन में हमने क्या जबरदस्त मेहनत की है, खुशी नहीं है तुम्हें इस बात का? जो बोला था वो सब करके दिखाया मैंने तुम्हें। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अभी 10-10 मिनट का न्यूटन्स लॉ, 10 मिनट का वर्क पावर एनर्जी के 2-3 क्वेश्चन, 10 मिनट का रोटेशन पे 3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे दूं जैसे ये मैंने बनाया है अभी आधे घंटे का, ताकि तुम्हारा अगर न्यूटन्स लॉ से 2 क्वेश्चन सीधा फंस जाए, रोटेशन से आ जाए, जैसे वेव में मुझे पता है स्टैंडिंग वेव और वेव इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी बता दूंगा मैं। तो ये कोशिश कर रहा हूं 10-10 मिनट का 3 सेशन दे दूंगा। देख लेना कल के डेट में मैं बनाऊंगा वीडियोस कि 4 दिन में आदित्य आनंद पढ़ा के 100 मार्क्स बच्चों का दिलाया है। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार, लव यू बच्चा लोग, मजा आ गया मुझे। मैं अपने काम को सफलतापूर्वक निभाया हूं, इसीलिए मजा आया। और 100 मार्क्स पक्का कल आएगा हमारे इन्हीं सेशन से। थैंक यू, लव यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।